नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान जो साइंस है हमारी उसको हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम जो साइंस पढ़ेंगे उसको बहुत प्रयोग के माध्यम से अगर अपने जीवन में इसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अनुभव के साथ हम इसको समझ सकेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब विज्ञान पढ़ते हैं, अगर हम उसको अनुभव नहीं करेंगे तो हमारे जो है याद नहीं रहता है। और जब इसको हम प्रयोग करके या एक्सपेरिमेंट करके किसी भी माध्यम से अगर पढ़ते हैं तो हमको बहुत ही ज़्यादा याद रहता है। आप किसी भी बात को अगर सुन या समझ कर उतना ज़्यादा याद नहीं कर सकते हैं, जबकि उससे ज़्यादा याद आपको प्रयोग के माध्यम से होता है। दोस्तों, इसी के अनुसार हम आगे चलते हैं। जो हम हमारी पहला लेक्चर है, इसमें वेव है। जैसे कि हम कुछ कंडीशन बताएंगे कि आपको वेव कैसे उत्पन्न किया जाता है, कैसे जनरेट किया जाता है, इसमें एग्जाम में बहुत सारे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम अपने पहले स्लाइड की तरफ। जैसे कि हमने पहला दिखाया है कि जो है वेव, ठीक। वेव आपको हम दिखा रहे हैं कि जैसे कि तरंग जो है, वेव जो है, उसको कैसे जनरेट किया जाता है। आपने बहुत पहले खेल कूद में या किसी भी माध्यम से वेव को ज़रूर उत्पन्न किया होगा। आप देख रहे होंगे कि जैसे कि जब हम किसी रस्सी को लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए रस्सी है, उसको इसी तरह झटक देते हैं। जब उसको झटका मारेंगे तो इस प्रकार की कुछ लहरें उत्पन्न होती हैं, मतलब उसमें कुछ न कुछ वेव उत्पन्न होता है। उसी को हम जैसे कि तरंग भी कहते हैं, उसी को वेव कहते हैं। आपको दिखाएं कि यहाँ पर देख रहे हैं, आपको इस तरह से जो वेव बना हुआ है, मैंने दो तरह से इसमें वेव डाले हैं। आपको यहाँ पे कई कई जगह जो है वेव जो है साथ में नज़र आ रही हैं, कई जगह बहुत दूर दूर नज़र आ रही हैं। तो इनके बारे में भी हम बताएंगे कि जो वेव पास पास हैं उनको क्या कहते हैं, जो वेव दूर दूर हैं उनको क्या कहा जाता है, और वेव कितने प्रकार के हैं उसको हमें बताएंगे, और वेव किसे कहते हैं ये भी आप जानते रहेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि वेव है क्या, ठीक। वेव है क्या, जब तक वेव नहीं जानेंगे तो तब तक क्या होगा। देखिए, यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट जो है नोट डाउन किया है कि आपको, ताकि जो नोट्स बनाने में सुविधा हो, ठीक। इसीलिए हमने कुछ पॉइंट को नोट किया है। आप जो है अपने अनुसार जो है इसको आप नोट कर सकते हैं, और अपने अनुसार जो है इसको आप नोट्स बना भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है कि जो एक एक प्रकार का विक्षोभ, यानी कि जो तरंग होता है, तरंग मतलब वेव है, जो एक प्रकार का विक्षोभ जिसे हम डिस्टरबेंस कहते हैं। विक्षोभ जो होता है डिस्टरबेंस, यानी कि मान लीजिए आपके पास जैसे एक तालाब है। अगर तालाब में हम कोई कंकड़ इस तरफ फेंक देते हैं, मान लीजिए कंकड़ फेंक दिए, तो आपकी जो वेव होती हैं वो किस एकदम जो है लहर की तरह उत्पन्न होती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो वेव होती हैं एक प्रकार की लहर भी हैं, वो जो एक प्रकार की तरंग भी है, जो कहीं न कहीं किसी किसी न किसी माध्यम से उसको उत्पन्न किया जाता है, मतलब वहाँ पर जनरेट किया जाता है, उसको डिस्टर्ब किया जाता है, तभी वह वेव प्राप्त होती है। और यहाँ पे देखें तो हमने एक पॉइंट और लिखा है कि वेव एक प्रकार की एनर्जी भी है। मतलब वहाँ पे जब हम उत्पन्न कर दिए तो वह तरंग जो है एक प्रकार की जो एनर्जी भी है, और उनके जो कण होते हैं, यानी कि जब आप वेव को उत्पन्न किए हैं तो आप देखेंगे कि वेव जो उत्पन्न करने के बाद यहाँ पे तालाब में आप मान लीजिए अगर कंकड़ को फेंक देते हैं, तो वो जो वहाँ पर नोट डाउन होता है, मान लीजिए जब इस तरह से हमारी जो वेवें हैं वो चलने लगती हैं, ठीक। जो वेव आप उत्पन्न करते हैं वहाँ से जो है, वहाँ से वेव जो है किनारे तक, एकदम जब तक तालाब यानी कि समाप्त नहीं हो जाता, या किसी भी किनारे तक यानी कि उसकी छोर तक जो है वेव चलती रहती हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं वेव जो है एक प्रकार का डिस्टरबेंस है, एक प्रकार की एनर्जी है, यानी कि एक प्रकार की एनर्जी। अगर परिभाषा की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि वेव जो है आप लिख सकते हैं, जो उत्पन्न की जाती है, यानी कि उनके जो कण होते हैं, कण जो हैं, देखिए यहाँ पे तरंगों के द्वारा माध्यम के कणों द्वारा ऊर्जा का संचरण बिना किसी क्षय के होता है। और इसमें जो है एनर्जी जो होती है, यानी कि इसकी जो एनर्जी जो होती है वो लॉस नहीं होती, यानी कि इसमें जो है एनर्जी का क्षय नहीं होता है। मतलब जो है वेव हम डिस्टर्ब कर दिए हैं तो वहाँ से वेव जो है किनारे तक जाती है,
तो आप देखे होंगे कि जो उठा हुआ भाग होता है, यानी कि जो लहरें इस तरह उत्पन्न होती हैं, लहरें यहाँ पर तो हम इस तरह बना रहे हैं, जो लहरें उत्पन्न होती है आप देखे होंगे कि एक तरह से गड्ढा हो जाता है, एक तरफ लहरें उठ जाती हैं, एक तरफ नीचे हो जाती हैं, यानी कि जो वेव है जहाँ पर हम डिस्टर्ब किए हैं, वहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम वेव डिस्टर्ब किए हैं, ठीक, ध्यान से समझिएगा, जहाँ पर हम वेव फेंकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम किसी कंकड़ को फेंके हैं तो वो कंकड़ तो नीचे तक जाएगा, ठीक, तो वहाँ पर कुछ न कुछ गड्ढा कर देगा, यानी कि उसमें जो वेव है वहाँ पर जो है पानी जो है उसके वाटर है वो वहाँ पे अंदर जाने का प्रयास करते हैं और एक प्रकार की लहर वहाँ से जनरेट होती है। जब वहाँ से लहर जो है जनरेट होती हैं उसी को हम तरंग कहते हैं। और इसी माध्यम से हम जो रस्सी होती है यानी कि उसमें भी उत्पन्न कर सकते हैं, जो स्प्रिंग होती है उसमें भी हम तरंग उत्पन्न कर सकते हैं, वेव उसमें भी उत्पन्न कर सकते हैं। और जो आवाज़ हम बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, उसमें भी एक प्रकार की तरंग है। अब आगे चल के हम बताएंगे कि यह किस प्रकार की तरंग है, जो हम बातें कर रहे हैं, जो हमारे पास लाइट आ रही है वो किस प्रकार की तरंग है, सब पे हम छोटे थोड़े थोड़े बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी तरंग है, यानी कि जो तरंग है कितने प्रकार की हैं। टाइप तो जानना ज़रूरी है, यानी कि जब तक हम वेव को जानेंगे नहीं, कि जैसे कि वेव जानते हैं कि किसे कहते हैं, कुछ नहीं, एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है, उसमें एनर्जी होती है और जो उसके जो है ऊर्जा का संचरण बिना किसी क्षय को होता है। और अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो वेव है यानी कि जो तरंग है, ठीक, जो तरंग है वो दो प्रकार में डिवाइड है। यहाँ पे दो प्रकार में आप देख रहे हैं कि डिवाइड है, ठीक, तरंगे जो हैं दो प्रकार में डिवाइड हैं। पहले को हम क्या कर रहे हैं, यांत्रिक तरंग, ठीक, पहले को हम यांत्रिक तरंग कह रहे हैं और दूसरे वाले को हम अयांत्रिक तरंग कह रहे हैं। पहला क्या है, यांत्रिक, मैकेनिकल वेव, ठीक, इसको देखिए अंग्रेजी में मैकेनिकल वेव कहते हैं। और जो सेकेंड वाला है उसको हम नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं, ठीक। अब देखिए दो तो तरंग हो गई, पहला जो है तरंग है यांत्रिक तरंग और दूसरा अयांत्रिक तरंग, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद हम देखिए कि जो हमारी जो पहला मैकेनिकल वेव होता है उसको संचरित होने के लिए, यानी कि जो मैकेनिकल वेव है, जो यांत्रिक तरंग है, उसको संचरित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई इसके लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होगी। आपके लिए देखिए जो है मीडियम, मतलब इसकी जो है मीडियम क्या होना चाहिए, मीडियम आपका यहाँ पे तीन प्रकार का हो सकता है, ठीक, मीडियम आपका यहाँ पे तीन प्रकार का होता है, एक होता है सॉलिड और लिक्विड और गैस। तीन प्रकार के मीडियम हम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर तीन प्रकार के मीडियम होंगे, पहला सॉलिड होगा, दूसरा लिक्विड होगा, तीसरा गैस होगा। इन तीनों मीडियम से है जो है हमारी मैकेनिकल वेव है, जो हमारी यांत्रिक तरंग है वो संचरित होगी या गमन होगी, आप जो भी समझे समझ सकते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है अयांत्रिक तरंग यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव। और नॉन मैकेनिकल वेव को हम समझें तो यह कह सकते हैं कि इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, यानी कि जो लिखा हुआ है यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं है, ठीक। जो नॉन मैकेनिकल वेव है उसको संचरित होने के लिए या उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये माध्यम की ये साथ गमन हो। अब देखिए मतलब यह माध्यम के बिना भी चल सकती है, और माध्यम में रहेगी क्या नहीं चल सकती, नहीं, माध्यम में चल सकती है, माध्यम के बिना भी यह चल सकती है। सबसे पहले हम इनको जो है बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं कि जो यांत्रिक तरंग है वो है किन किन माध्यमों से जा सकती है। आपने देखा सॉलिड लिक्विड गैस। और जो यांत्रिक तरंग है वो किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो बिना माध्यम के भी चल सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यांत्रिक तरंग है मतलब मैकेनिकल वेव है वो कितने प्रकार की है और क्या है, ठीक। देखिए यांत्रिक तरंग को हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से नोट डाउन किया है।
आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने हिसाब से नोट्स भी बना सकते हैं, या इतना जानेंगे तो यह काफ़ी है एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जो लेसन है आपको समझ में ज़रूर आएगा। देखिए, हमने बताया था कि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक? माध्यम की आवश्यकता होती है। मैंने बताया कि जो तरंग होती हैं उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो भी तरंग कौन सी होनी चाहिए? यांत्रिक तरंग होनी चाहिए। और यह जो मीडियम है, यानी कि जो माध्यम है जिनमें यह गमन कर सकती हैं, वो एग्जाम्पल है ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन तीनों मीडियम, यानी कि मीडियम इसका क्या होना चाहिए? अगर जो यांत्रिक तरंग है उसको चलने के लिए मीडियम हमारा सॉलिड होना चाहिए, यानी कि मीडियम जब तक सॉलिड नहीं होगा तो यह जो है संचरित नहीं होगी। अगर बात करें तो इसका जो है मीडियम यांत्रिक तरंग का लिक्विड भी होना चाहिए, यानी कि लिक्विड भी होगा तब भी यह गमन कर सकती है। और गैस है, यानी कि मीडियम इसका गैस है, यानी कि जब यह होगा गैस होगा तब भी यह संचरित कर सकती है। अगर बात करें तो यह कितने प्रकार की हैं, ठीक? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने दो प्रकार लिखा है इसका, यानी कि हम कह सकते हैं कि आंतरिक तरंग जो होती हैं वो दो प्रकार की हैं। पहला अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा जो है अनुदैर्ध्य तरंग। पहले को हम ट्रांसवर्स वेव, यानी कि ट्रांसवर्स वेव, दूसरे का हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक? पहले को ट्रांसवर्स वेव, ठीक, और दूसरे के लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग दो प्रकार की तरंगे हैं। अब इनको जानते हैं कि जैसे अनुप्रस्थ तरंग किन किन माध्यमों पे चल सकती है, मतलब, और अनुदैर्ध्य तरंग जो होती हैं वो किन किन माध्यमों पर चल सकते हैं, इसको हम देखते हैं। अब अगले स्लाइड पे हम चलते हैं कि हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो यह केवल, आप ध्यान दीजिएगा, यह ठोस और द्रव, यहाँ पर देखा जाए तो केवल की मतलब है सिर्फ द्रव में, और ठोस तो कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर कह सकते हैं केवल ठोस और द्रव की सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। इनके संचरण में माध्यम के कण द्वारा जो संचरण होता है इनका लंबवत होता है। यहाँ पर जो ठोस और द्रव हमने लिखा है कि जो इनकी सतह है, आप देखे होंगे कि जो कभी तालाब वालाब रहता है तो उसमें अगर कोई नाव है या कोई पत्ता है, जब उसमें लहरें उत्पन्न होती हैं तो वो वस्तु जो है या वो कागज़ का टुकड़ा जो है, कागज़ का टुकड़ा वहीं रहता है, जबकि ये तरंगे जो है किनारे तक जाती हैं, और जो कागज़ के टुकड़ा हैं ऊपर नीचे वो अप डाउन सिर्फ लंबवत कंपन करते हैं। यह अनुप्रस्थ तरंग का है उदाहरण, ठीक। अगर देखें तो यहाँ पे ठोस और द्रव ये दो ही सतह चल सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंग जो है यांत्रिक तरंग में, अनुप्रस्थ तरंग, यांत्रिक तरंग में, अनुप्रस्थ तरंग में दो ही हैं मीडियम है, इनका सॉलिड है और लिक्विड। यह है, अब यह भी मान सकते हैं कि जो हमारी अनुप्रस्थ तरंग है वह गैस में संचरित नहीं हो सकती है। आप यह भी लिख सकते हैं कि यह अनुप्रस्थ तरंग जो है गैस में संचरित नहीं होती है। मतलब आप क्या कह सकते हैं, जो साउंड है, साउंड आप देखे हैं कि यह कई माध्यमों से होकर चलती है, यानी कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। मतलब अनुप्रस्थ तरंग जो है सिर्फ ठोस और द्रव में ही संचरित होती है, गैसों में नहीं होती है। अगर अनुदैर्ध्य की बात करें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग की बात करें तो यह जो होती है तीनों माध्यम में संचरित होती है। अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब ये तीनों माध्यम में इसका संचरण जो होता है तीनों माध्यम में संचरित होती है। और यह जो है इसका कंपन की जो दिशा होती है अनुदिश होता है, मतलब ये अनुदिश कंपन करता है, यानी कि यह लंबवत कंपन नहीं करती है। जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, अब तीन माध्यम में संचरित होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ध्वनि होती है, जो ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो आप क्या कहेंगे? ध्वनि को हमको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है, तो वह माध्यम क्या है? ध्वनि हमारी यांत्रिक तरंग है कि अयांत्रिक तरंग है? तो आप बोलेंगे क्योंकि
उसमें जो है आयांतरिक तरंग को मीडियम की आवश्यकता नहीं है, तो हम यह कह सकते हैं कि ध्वनि हमारी यांत्रिक तरंग है, मतलब मैकेनिकल वेव है ध्वनि। बट मैकेनिकल वेव में दो पार्ट हैं, मतलब दो भाग हैं। पहला जो है अनुप्रस्थ है और दूसरा अनुदैर्ध्य है। अब इसमें अगर देखा जाए कि ध्वनि जो है हमारी अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है, आपने देखा कि जो अनुप्रस्थ तरंग है वह सिर्फ ठोस और द्रव की सतह पे ही उत्पन्न की जाती है, जबकि हमारी जो ध्वनि होती है, जो हम बातें करते हैं, जो हम इसको गैस में भी संचरित होती है। तो गैस की वजह से यह जो है ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत आने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि हमारी अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव, मैकेनिकल वेव है हमारी जो ध्वनि। अब इसके बाद जो है कुछ इस तरह से हमारे पास फिगर हैं, आप देख रहे होंगे कि जो अनुदिश का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, अगर आप खींचते हैं छोड़ते हैं तो उसमें दो प्रकार की जो कंडीशन आपको कुंडलियां नज़र आती हैं। ठीक, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है जो उसकी कुंडलियां हैं पास पास हैं। ठीक, पास पास होने के कारण इसे क्या कहते हैं? संपीडन। क्या इसका नाम देते हैं? संपीडन। और जब कुंडलियां दूर दूर होती हैं, यानी कि जब उसकी जो रिंग की साइकिलिंग होती है वो दूर दूर होती हैं, तो उस विरलन के केस आता है, यानी कि इसको कह सकते हैं विरलन। संपीडन और विरलन अनुदैर्ध्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि जब तरंगे पास पास होती हैं, मतलब यह कह सकते हैं जब तरंगे जो रहते हैं, यानी कि साउंड वेव जो होते हैं, साउंड वेव जो हैं जो पास पास होते हैं तो संपीडन होता है, जब दूर दूर होते हैं विरलन होता है। ठीक है। आयांत्रिक तरंग, नॉन मैकेनिकल वेव जो है, इसकी जो चर्चा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आज के लिए बस इतना ही हम रोकते हैं। और आप याद रखिएगा इतना जो है मैकेनिकल वेव तक। आयांत्रिक नॉन मैकेनिकल वेव को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।